हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट के मेन एसेंशियल्स क्या होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। Indian Contract Act 1872 forms a cornerstone for all commercial transactions in India, enacted on 1st September 1872. This act provides legal framework for formulating and enforcing contracts in India. It outlined the principle governing contracts, ensuring that agreements are fair, clear, and enforceable by law. सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्चुअली बनाया क्यों गया था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जितने भी हमारे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनके लिए बनाया गया था। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनके लिए ये एक्ट बनाया गया था। ये एक्ट 1 सितंबर 1872 में इनैक्ट हुआ था। तो 1872 हमारा ब्रिटिशर पीरियड था, तो इसके जितने भी प्रिंसिपल है वो इंग्लिश लॉ के ऊपर बेस्ड है। ओके, इट आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करना है वो ये एक्ट वो बताता है। एंश्योरिंग दैट एग्रीमेंट्स आर फेयर, क्लियर एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ। कि जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे वो फेयर होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जब हमारा ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही बेस्ड है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये हम देखते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। पहले एक रफ लैंग्वेज में आपको समझा दूँ कि कभी जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पार्टीज़ के बीच। ठीक है, और वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। इतना हमें याद रखना है हम जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ओके, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हमें इतना याद रखना है। फिर आता है हमारा इसकी जो डेफिनेशन दी है कॉन्ट्रैक्ट की, वो अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ दिस एक्ट के अंदर दी है, जिसमें क्या है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। A contract is formed when one party makes an offer and other party accept it, creating mutual obligation. तो इसको कैसे समझेंगे हम कि सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइमरी या हम कहेंगे सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑफ़र। जब कोई ऑफ़र देता है, क्या करता है, जब कोई ऑफ़र देता है और जब वो ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है बाय ऑफरी, तो वो क्या बन जाता है, एक अग्रीमेंट बन जाता है। और यही एक अग्रीमेंट जब इसके साथ एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ लग जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एग्रीमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे कि हाउ कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड। ठीक है, तो उसमें अपन को अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले ऑफर आता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स सेवरल की स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज ऑफर। व्हेन वन पार्टी प्रपोजेस एन एग्रीमेंट टू अदर, दिस ऑफर शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफरी मीन्स जिसको ऑफर दे रहा है। तो सबसे पहले एक क्या होता है कि वन पार्टी प्रपोजेस एन एग्रीमेंट टू अदर, एक ऑफर देती है कोई एक पार्टी जब ऑफर देती है दूसरे को, एंड दिस ऑफर शुड बी क्लियर। जब वो ऑफर दे रही होती है तो वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मीन्स उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अच्छे से कम्युनिकेट होना चाहिए जिसको हम ऑफर दे रहे हैं। सेकेंड आता है एक्सेप्टेंस, कि द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स द ऑफर। पहले जब ऑफर दे रहा है जिसको ऑफरी, तो वो एक्सेप्ट करता है। फिर द एक्सेप्टेड मस्ट बी अनइक्वेवोकल एंड कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। सेम वे जब एक्सेप्टेंस होता है तो वो भी अच्छे से कम्युनिकेट होना चाहिए जिसने ऑफ़र दिया है उसको। थर्ड आता है हमारा कंसिडरेशन।
कंसिडरेशन ये समझ लीजिए कि मैंने आपको कुछ दिया, उसके बदले में आप मुझे कुछ देंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ हम एक प्राइस की बात कर रहे होते हैं। सो समथिंग of value is exchanged between the parties. Consideration is price paid for other party promise. फोर्थ आता है हमारा कैपेसिटी कॉम्पिटेंसी भी बोलते हैं इसे। सो बोथ पार्टीज मस्ट हैव लीगल कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों जो पार्टीज होनी चाहिए वो लीगली लाइक कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। सो दिस इंक्लूड्स sound of being sound mind, not being a minor and not disqualified by law. फर्स्ट आता है साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब कि जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है वो इतना उसको समझ होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको समझने का उसमें लाइक होना चाहिए, तो उसे हम साउंड माइंड कहेंगे कि वो साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नॉट माइनर। तो कोई भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है तो वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो एक लीगली एज उसकी होनी चाहिए। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, थर्ड है कि वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। फिफ्थ आता है कंसेंट। So the consent of the parties must be free and genuine. It should not be influenced by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake. जब भी कोई पार्टी, दोनों पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं तो उन पे एक इंडिपेंडेंटली एंटर करना है उनको, ठीक है। कोई बाहर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहिए। सपोज़ कि अगर कोई आपको फोर्सफुली फोर्स कर रहा है कि है ना नहीं आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, तो ये एक लाइक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे कि कोई कॉरिजन आपको कॉरिजन से या अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इन दोनों पार्टी में से अगर कोई भी करता है तो वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। फिर आता है लीगैलिटी ऑफ पर्पस। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल पर्पस एंड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। सपोज जो भी कॉन्ट्रैक्ट का एजेंडा है वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ड्रग्स से रिलेटेड या कोई भी इलीगल वेपन से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाएगा। ओके, नाउ हम आते हैं, ये हमारा जो मेन एक पॉइंट है उस पर कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसे हम बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इसमें क्या बोला है, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो अग्रीमेंट्स होते हैं, पर जितने भी अग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ऊपर हमने समझा कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे ऊपर ऑफ़र आता है, फिर उसका जब ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक अग्रीमेंट बन जाता है, ओके। और अग्रीमेंट में जब हम एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ ऐड करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमने समझा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हम जब बना रहे होते हैं तो हमारा अग्रीमेंट के स्टेज से वो निकलता ही है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ ना हो तो वो एक अग्रीमेंट तो होता ही है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट तो होता ही है, बट इसमें क्या एक चीज़ और बोली गई है कि नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी अग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सपोज़ कुछ सोशल अग्रीमेंट्स भी रहते हैं, ठीक है। सोशल अग्रीमेंट्स भी रहते हैं जैसे कि अग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। सपोज़ वाइफ प्रॉमिस्ड हिज वाइफ हस्बैंड प्रॉमिस्ड हिज वाइफ कि वो उसे मूवी पे ले जाएगा, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो मूवी पे नहीं ले जा पाया। तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल अग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो वाइफ अगर है ना हस्बैंड मूवी पे नहीं ले जा पाया तो यहाँ वाइफ उसको सू नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके ऊपर कोई लीगल एक्शंस नहीं दे सकती है। इस वजह से ये एक सोशल अग्रीमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको हम एक टेबल के फॉर्म में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अग्रीमेंट का मीनिंग क्या है।
कि व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन टू whom it is made with requisite consideration it is an agreement. ठीक है, सेम डेफिनेशन है बट यहाँ पे एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं दिया है. तो यहाँ अग्रीमेंट क्या है कि व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन whom it is made, मतलब जब ऑफरी मतलब जब एक्सेप्ट कर लेता है व्हेन विद रिक्वेसाइड कंसिडरेशन, जिसपे कंसिडरेशन भी हो, वो एक अग्रीमेंट कहलाता है. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हेन अग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इट कम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं एग्रीमेंट के? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. यहाँ पे एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ई में दी है. इसकी इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज एच में दी है. फिर इन राइटिंग नॉट नेसेसरली, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो नॉर्मली रिटर्न और रजिस्टर्ड होते हैं, बट जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न में दिए गए हों. फिर आता है लीगल ऑब्लिगेशन. डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन, इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन. यहाँ एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ लग जाता है, तो ये क्या करता है कि क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करता है. और लेकिन यहाँ अग्रीमेंट्स में डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन. देन one in other, in every agreement need not to be a contract. So जब सारे agreement ज़रूरी नहीं है कि contract हो, पर सारे contracts agreement ज़रूर होते हैं. इसका स्कोप बहुत वाइड है agreements का, because there are so many agreements, social agreements etc. बट ये कॉन्ट्रैक्ट का बहुत नैरो स्कोप है. ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट हमने 3 चीज़ों में इसको डिवाइड करा है, वैलिडिटी, फॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन में. तो सबसे पहले हम बेस्ड ऑन वैलिडिटी पे देखेंगे. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट दैट फुलफिल ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स, मतलब वहाँ जो ऑल सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करे, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. फिर आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एन अग्रीमेंट दैट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. ठीक है, कोई भी अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, वो हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एनफोर्सेबल एट अ ऑप्शन ऑफ वन पार्टी. फोर्थ आता है हमारा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन नॉट बी एनफोर्स ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट. सेकेंड हमारा बेस्ड ऑन फॉर्मेशन. फर्स्ट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. टर्म्स आर क्लियरली स्टेटेड इन वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन. कोई भी जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं, अगर वो क्लियरली या तो बोला गया है या लिखा गया है इन वर्ड्स में, तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. सेकेंड है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि फॉर्म बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज रादर देन वर्ड्स. कोई भी एक्ट ऑफ द पार्टीज पे बेस्ड होता है ये, कि कोई भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो कि है ना पार्टीज के एक्ट पे बेस्ड हो, उसे हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. फिर आता है हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, इम्पोज्ड बाय लॉ टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट. थर्ड है हमारा बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशंस. तो यूनिलैटरल एंड बायलैटरल आता है कि ओनली वन पार्टी मेक्स द प्रॉमिस और अंडरटेक्स एन ऑब्लिगेशन. यहाँ पे जब एक पार्टी ही प्रॉमिस करती है और ऑब्लिगेशन लेती है, तो यहाँ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट आता है. और जब दोनों पार्टीज म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस लेती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. देन हमारा आता है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, क्लियर प्रपोजल होना चाहिए एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए. फिर आता है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन. पार्टीज मस्ट इंटेंड टू एंटर इनटू अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट. फिर आता है हमारा लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए. जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सचेंज ऑफ समथिंग वैल्यूएबल विच इज़ लॉफुल. फिर आता है हमारा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. पार्टीज मस्ट हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कमिट टू कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज़ कि वो साउंड माइंड होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए. फिर आता है फ्री कंसेंट. ठीक है, एक इंडिपेंडेंटली हम एंटर करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में. किसी का अंडर इन्फ्लुएंस, कॉरिजन या फ्रॉड या किसी भी गलत तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना करें.
तो एक फ्री कंसेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट मस्ट बी मेड विद द फ्री विल ऑफ द पार्टीज। फिर आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट, द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल। मैंने बोला अनलॉफुल, जैसे हम ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट करें, इलीगल वेपन्स का कॉन्ट्रैक्ट करें, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल या लॉफुल नहीं रहेगा। फिर हमारे आते हैं असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब कुछ एलिमेंट्स जो हैं असेंशियल एलिमेंट्स, वो सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट में मेंशन करे गए हैं, पर कुछ ऐसे असेंशियल्स हैं जो कि मेंशन नहीं किए गए हैं पर उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्शन 10 में क्या मेंशन है। सबसे पहले देखेंगे हम एग्रीमेंट है, फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंसी है, लॉफुल कंसिडरेशन है, लीगल ऑब्जेक्ट है एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। बट कुछ जो सेक्शन 10 में मेंशन नहीं करे गए हैं बट इक्वली इम्पॉर्टेंट है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो फर्स्ट इज टू पार्टीज, ओके, then intention to create a legal relationship, then legal formalities, certainty of meaning and possibility of performance. That's it for today. Thank you for watching this video. Bye bye.